नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्रांड न्यू लेक्चर। क्वांटम फिज़िक्स की ही सीक्वेंस के अंदर हम एक नए अध्याय की तरफ कदम रखने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर्स स्टार्ट कर दीजिए। तो पिछले वाले भी पैरेलल चलते रहेंगे क्योंकि इन सीक्वेंस इन कॉन्टिन्यूशन उनको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है और इस सेमेस्टर के अकॉर्डिंग भी आज हम अपना काम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर रहता है वो है एटम्स विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इससे पहले कि हम वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बढ़ें, एटम्स की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ एटम। जब भी मैं फिज़िकल क्लासेस के टाइम क्लासरूम में लेक्चर डिलीवर कर रही होती हूँ एंड आई हैव टू स्टार्ट दिस लेक्चर, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहता है व्हाट इज़ एटम एंड हु डिस्कवर्ड एटम। And most of the students give wrong answer for that. Somebody say Dalton, somebody say Democritus. तो अलग अलग नेम आते हैं. So let me tell you the historical concept of atom. In 1600 BC, Indian saint and philosopher Maharshi Karnad proposed that matter is made of small individual particles and he named these particles as परमाणु. सुना होगा आपने, मैंने इससे पहले भी एक छोटी सी वीडियो इस पर बनाई थी एटम के इंट्रोडक्शन पे, बट एट दैट टाइम मुझे लगा था कि बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को बड़े लोअर स्टैंडर्ड से पता हैं, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीरीज ऑफ दीज लेक्चर्स आई केम टू नो कि ऐसा नहीं है। इवन थॉमसन मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इनकी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं कहूँ कि दिमाग में से गायब हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि रिकैप्चुलेशन के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस सीक्वेंस के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर। So Maharshi Karnad described dimensions, motion and chemical reactions of atoms. Maharshi Karnad ने बड़ा कुछ इस सीक्वेंस के अंदर हमें दिया। Karnad originated the idea that अणु और I may say परमाणु was an indestructible particle of matter. This theory came into picture and in his mind while he was walking with the food in his hand, and as he nibbled the food and in his hand and he was throwing the small particles, and it occurred to him that he couldn't divide the food into further on smaller parts. He called that indivisible part of matter as परमाणु, जिसको हम आजकल एटम बोलते हैं। तो मैटर के वो छोटे से इंडिविजुअल पार्ट को उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। He also stated that परमाणु can have two states. Number one, it can be at absolute rest. Number two, it can be in state of motion. And he also suggested that atoms of same substance combined with each other to produce द्वियांक। द्वियांक जो था मैं कहूँ कि द्वियानुक एंड दिव्य परमाणुक, अणु और मैं कहूँ कि त्रयुणक, ये जो नेम है टिपिकल हिंदी के वर्ड्स हैं, तो ये उन्होंने किसके लिए यूज़ किए? डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड त्रयणुक मतलब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बहुअणुक मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल को अणु कहा जाता था और एटम को परमाणु कहा जाता था। अब इतना सारा कुछ जो मैंने बोला अगर आप नोट कर लेंगे एज सच, इसको वीडियो को रिवाइंड करके, तो आपके नोट्स अच्छे से तैयार होने लग जाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जस्ट कीप ऑन नोटिंग डाउन द थिंग्स आई स्पीक इन इंग्लिश, तो आपके नोट्स एज सच तैयार हो जाएंगे। तो क्या था कि जब महर्षि कणाद का टाइम था, उस टाइम पे इंडिया के अंदर गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था कि जो शिष्य थे वो गुरु के पास जाके उसके घर में रहकर वहाँ पर एजुकेशन रिसीव करते थे और गुरु के खाने पीने का अरेंजमेंट उनको करना होता था। तो वंस अपॉन अ टाइम कि उनके एक स्टूडेंट ने उनको कुछ खाने के लिए दिया, जैसे कि ब्रेड होता है सॉर्ट ऑफ, जैसे हम पाव भाजी खाते हैं, पानी आने लग गया होगा आधों के मुंह में, तो उस टाइप से ही वॉज ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। तो उसके कुछ टुकड़े जैसे हम नीचे गिरते हैं, जैसे हम पैटी खाते हैं तो पैटी मुंह के अंदर कम और नीचे ज़्यादा जाती है सॉर्ट ऑफ, तो वो खा रहे थे तो टुकड़े नीचे 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 गिरते जा रहे थे। तो उनके दिमाग में आया कि इंटेंशनली अगर मैं इसको काटना शुरू करूं तो मैं कहाँ जाकर रुकूंगा। उन्होंने उसको काटना शुरू कर दिया। काटते 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 उनके दिमाग में ये आया कि ऐसे करते करते डेफिनेटली एक ऐसा पार्टिकल ज़रूर आएगा जिसको मैं आगे जाकर नहीं काट पाऊंगा, और उस पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा? एटम। क्योंकि जो महर्षि कणाद थे उन्हें छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत पसंद हुआ करती थी। एक बार जैसे हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है कि शिवरात्रि है या कुछ कोई भी ऐसा फेस्टिवल है तो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, एंड लॉट ऑफ गुलाल एंड ग्रीन पार्टिकल्स बड़े ज़्यादा जो है वो स्प्रेड किए जाते हैं। तो ऐसे ही किसी
रिलीजियस फंक्शन के अंदर ही वाज मूविंग, तो वहाँ पर चावल अक्षत बोला जाता था, तो चावल के जो दाने थे वो बिखरे हुए थे, उन्होंने उनको उठाना शुरू कर दिया और कहा किसी ने कि पागल है क्या ये, एक एक दाना बीन रहा है। तो महर्षि कणाद ने कहा कि ये जो छोटे हैं जिनको आप एक कह रहे हैं, अगर ये एक है तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब ये ग्रुप में बन जाएंगे, मैं इन सबको उठा लूँगा, तो देन इट विल बी समथिंग और टू बी कंसिडरेबल। तो मतलब उनका शुरू से ही दिमाग ऐसे चलता था कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही बड़ी चीज़ें बनती हैं, और वो सबसे छोटी चीज़ जिसको हम परदरों नहीं तोड़ पाएंगे वो है एटम। जी हाँ, एटम की डिस्कवरी अगर किसी ने की तो वो थे महर्षि कणाद। इंडिया इज़ द बेस्ट। तो लेकिन क्या था कि मतलब उनके पास लॉजिक्स की मैं बात कहूँ कि वो लॉजिक्स वर्ड तक नहीं पहुँच पाए, या लॉजिकली चीज़ें लोगों को समझ नहीं आई महर्षि कणाद की। तो अराउंड 1400 BC द ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस थे जिन्होंने सजेस्ट किया दैट ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी डिस्क्रीट इनडिविजिबल पार्टिकल्स एंड ही कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एज एटम्स। तो आगे से ध्यान रखिएगा, डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी नहीं की है, एटम जो नेम है दैट वाज गिवन बाय डेमोक्रिटस। But both the ideas of Maharishi Kanad as well as of Democritus were of only conceptual nature. I am again saying that both the ideas were only of conceptual nature and they didn't have any experimental evidence. दोनों ही Democritus और कनाद ने कोई experimental evidence जो है वो वर्ल्ड को प्रोवाइड नहीं किए, इसलिए उनकी बात नहीं सुनी गई। तो इसलिए उसके बाद वो आए जिनकी बात हम आज तक सुनते हैं, आज तक मानते हैं, जी हाँ, नन अदर देन डाल्टन। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, मैं फिर कह रही हूँ कि मैं बोलती जाऊँगी, आप लोग लिखते जाइए, मेरा काम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, और अगर आप एज सच नोट करते जाएंगे तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। सो नाउ वी विल स्टडी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 4th सेम का वो बोहर्स थ्योरी से शुरू होता है। बोहर्स थ्योरी पर पहुंचने के लिए पहले आपको हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, क्या फ्लॉज रहे पुरानी थ्योरीज के अंदर, एंड हाउ डिड बोहर ओवरकम ऑल दोज, उन्होंने बोहर ने कैसे उन सबको ओवरकम किया। तो देखिए, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, although 2 centuries old, but Dalton's atomic theory remains still valid in today's chemical thought even. And if I talk about assumptions of Dalton's atomic theory, तो नंबर 1, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं बोलती जा रही हूँ, आप जस्ट नोट कीजिए, वीडियो की स्पीड स्लो कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, एंड कीप नोटिंग डाउन द थिंग्स। सो नंबर 1, फर्स्ट postulate of Dalton's atomic theory was every element is made up of extremely small particles called atom. देखो, काम सारा वही किया हुआ था, कनाद और डेमोक्रिटस ने काम कर दिया था, डिश बना दी थी, डाल्टन ने गार्निश करके हमारे सामने पेश कर दी, और हम डाल्टन गुण गाते हैं। तो देखिए, assumptions में फर्स्ट assumption I have stated, every element is made up of extremely small particles called an atom. सेकेंड assumption डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की क्या थी? The atoms are indivisible and they can neither be created nor be destroyed. Atoms of the same element are responsible for all the properties of any element, but they differ from atoms of other element. तो क्या कहा डाल्टन भाई साहब ने? उन्होंने कहा कि हर एक एलिमेंट, पहला पोस्टुलेट, हर एक एलिमेंट इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस छोटे से नन्हे से मुन्ने से पार्टिकल को क्या नेम दिया गया? एटम नेम दिया गया। दूसरे पोस्टुलेट में डाल्टन कहते हैं कि एटम्स आर इंडिविजिबल, हम इनको तोड़ नहीं सकते, दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उनको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, उनको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ पहचान सकते हैं कि भैया ये वाला एटम है, ये वाला एटम है। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर, मैं कहूँ कि रिजेंबल ईच अदर, एक एलिमेंट के दो सिमिलर एलिमेंट्स के, जैसे ये दो चौक हैं, इन दोनों चौक के जो एटम्स हैं वो आपस में मैच करेंगे, और इस चौक और इस डस्टर के जो एटम्स हैं दिस विल नॉट मैच विद ईच अदर। तो यही बात उन्होंने अपने दूसरे पोस्टुलेट के अंदर कही कि एटम्स आर इनडिविजिबल एंड दे कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट रिजेंबल ईच अदर इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डू नॉट रिजेंबल विद ईच अदर। तो ये दो पॉइंट्स के बाद डाल्टन कहने लगे, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज when chemical compounds are formed they do so by the combination of atoms of different elements into a simple proportion of whole matter। तो उन्होंने क्या कहा थर्ड पोस्टुलेट के अंदर, आप लोग नोट कर लीजिए रिवाइंड करके या थोड़ा स्पीड स्लो करके। थर्ड पोस्टुलेट के अंदर डाल्टन कहते हैं कि जब केमिकल कंपाउंड बनाए जाते हैं, जब नए नए केमिकल कंपाउंड बनते हैं, तो होता है उनके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ही है, अलग अलग प्रोपोर्शन में एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और नई नई चीज़ें बनाते चले जाते हैं। एंड इन द फोर्थ
postulate, Dalton said atoms of different elements may also combine with each other. उन्होंने कहा कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिमिलर एलिमेंट्स के ही एटम्स आपस में कंबाइन होंगे। तो कॉम्बिनेशन जब होगा या मैं कहूँ कि ग्रुपिज्म जब होगा तो वो किसी भी एलिमेंट के एटम्स का किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ हो सकता है। सो दिस वाज फोर्थ postulate, and in the fifth postulate Dalton said a chemical reaction is just the rearrangement of atoms. मतलब क्या था कि उन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन हो जाती है, एक नया चीज़ बन जाती है, तो वो जस्ट एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है कि भैया दो यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, एक को यहाँ ले गए, एक को वहाँ ले गए, एक को यहाँ ले गए और नई स्ट्रक्चर जो है हमारे सामने खड़ी होगी। मतलब उनका कहना था कि ये सारी का सारा खेल जो है वो किसका है, नथिंग बट एटम का। तो एटम विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम एक्चुअल में है क्या। तो ठीक है, इतनी सारी बातें डाल्टन ने बोल दी, हमने भी कहा ठीक है जी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हम टिक लगाते चले गए। बट देयर वर लॉट ऑफ फ्लॉज इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एंड व्हाट वर दोज प्रॉब्लम्स? अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं या मैं फेलर्स की बात करूं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, मैं फिर कहूंगी कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स एंड आई विल स्पीक दीज लाइन्स एंड यू जस्ट प्लीज कीप नोटिंग डाउन। तो देखिए, फेलर्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इट was said that atom is the smallest and indivisible particle, but it is not. हमें पता है कि आज की डेट में एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, पाइमेजोन्स हैं, बोसोन्स हैं, लैप्टॉन्स हैं, पता नहीं कितने कितने सारे पार्टिकल के एलियन जैसे पता नहीं पार्टिकल्स बहुत सारे घूम रहे हैं। एंड एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सो दिस वाज द फंडामेंटल फ्लॉ ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इस फ्लॉ के बाद अगर मैं दूसरी लिमिटेशन की बात करूं, इट इज फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो एटम से भी छोटा हो, एटम के भी अंदर हो। तो ये जो भी मैंने बात कही थी कि न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरे लैप्टॉन्स हैं, हाइड्रॉन्स हैं, बोसोन्स हैं, बहुत सारे अंदर पार्टिकल्स हैं, उन सब की बात डाल्टन ने नहीं की। वो सब डाल्टन के लिए अपरिचित लोग थे। तो देखिए अगले, अगर मैं थर्ड लिमिटेशन की बात करूं इन द केस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देन डाल्टन ने कहा था कि सेम एलिमेंट्स के, सेम मटेरियल्स के एटम्स सेम होते हैं, बट इट इज नॉट सो। इवन दो सिमिलर एलिमेंट्स के एटम्स भी आपस में डिफर कर सकते हैं। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में ऑल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर। दिस वाज ऑल्सो वन ऑफ द फेलर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन भाषा इस बात पर चुप थे, उनके पास कोई भी जवाब इस चीज़ का नहीं था। तो नंबर फोर्थ लिमिटेशन वाज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स मेड फ्रॉम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अगर आपके पास बहुत सेम एलिमेंट के अलग अलग मैं कहूँ कि कंपाउंड्स हैं, तो उन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों हो जाती हैं? वो दिखने में अलग क्यों हो जाते हैं? उनका कलर अलग क्यों हो जाता है? उनका ऑर्डर अलग क्यों हो जाता है? इन सब चीज़ों के जवाब डाल्टन के पास नहीं थे। ही वाज स्पीचलेस। And the next limitation of Dalton's atomic theory was it was unable to explain the binding energy forces due to which molecules exist. मतलब क्या था कि डाल्टन को नहीं समझ आ रहा था कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्यों है, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया अगले रिसर्चर्स के लिए। और जो अगले रिसर्चर्स जो कि मैं कहूँ कि बड़े फेमस हैं, जैसे ही मैं क्लास में जाके या कोई भी और टीचर पूछता है कि हु डिस्कवर्ड एटम, खड़े होकर फटाफट से बोलते हैं जी मुझे पता है मुझे पता है, और जब खड़ा किया जाता है जे थॉमसन। तो दिस इज़ रॉन्ग। तो ये जो कहानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, यहाँ से एटम की कहानी शुरू हुई और अगले रास्ते खुल गए। यहाँ से इस कहानी में अब आएगा ट्विस्ट किसका? थॉमसन का, जिसकी आप इतनी देर से वेट कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सो नेक्स्ट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन चलो सुने तेरी कहानी, सुनानी है मुझे ये अपनी जुबानी। तो देखिए जब एटम डिस्कवर हो गया, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जब एटम की बातें होनी शुरू हो गई, ये पता लगा कि एटम नाम की एक स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है, तो उसके अंदर क्या है ये जानना भी उस टाइम बहुत ज़रूरी हो गया। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि द मेजर वर्क एंड द कंट्रीब्यूशन और मैं कहूँ कि एक ब्रेक थ्रू जो है वो किसको क्रेडिट किया जा सकता है? थॉमसन को। सो सबसे पहली स्ट्रक्चर जो एटम की किसी ने दी, दैट वाज गिवन बाय जे थॉमसन। और आई मे से द फर्स्ट फिजिकल मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज गिवन बाय सर जे थॉमसन इन 1898।
1898 के अंदर उन्होंने मॉडल दिया एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेड हिम टू प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ मैटर एंड हिज मॉडल वाज टर्म्ड एज स्टैटिक वाटरमेलन मॉडल। देखिए एक एक चीज़ का अपना मीनिंग है। स्टैटिक मतलब रेस्ट, यानी कि थॉमसन के मॉडल के अंदर कोई भी चीज़ मूवमेंट में नहीं थी। वाटरमेलन मतलब उन्होंने वाटरमेलन के साथ स्ट्रक्चर को कंपेयर किया। ही पुट फॉरवर्ड अ हाइपोथेसिस that an atom is of spherical shape just like a watermelon and red colored semi-solid fluid is similar to the positive charge spread throughout in an atom and electrons are embedded in this positively charged fluid containing discrete nature just like seeds of watermelon। तो उन्होंने and it was also termed as plum pudding model। तो देखिए क्या कहा, थॉमसन ने कहा कि जो एटम है, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो उन्होंने कहा कि जो एटम है वो जस्ट लाइक वाटरमेलन है। जैसे वाटरमेलन एक ग्रीन कलर की बाउंड्री के अंदर एक रेड कलर का, मैं कहूँ कि सेमी सॉलिड फ्लूइड उसके अंदर रहता है, तो उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो जस्ट लाइक रेड कलर फ्लूइड इस तरीके से पूरे एटम के अंदर फैला हुआ रहता है। और जिस तरीके से वाटरमेलन के सीड्स उसके अंदर कहीं कहीं फंसे रहते हैं, घुसे रहते हैं, बेचारे छुपे रहते हैं, जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड समवेयर इन दिस पॉजिटिवली चार्ज फ्लूइड। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो एटम की होती है और इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल का नेम भी दिया, क्योंकि जस्ट लाइक प्लम आर एम्बेडेड समवेयर इन पुडिंग। जैसे पुडिंग के अंदर मैं कहूँ कि फ्रूट केक के अंदर कहीं पे आपको फ्रूट के टुकड़े मिल जाते हैं, जस्ट लाइक दैट उन्होंने कहा। He proposed this model from the experiments on determination of mass and charge of electron। E/m जब कैलकुलेट किया गया तो उन एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने अपना ये मॉडल दिया एंड established। देखिए क्या क्या उन्होंने एस्टैब्लिश किया। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमसन ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ एटम्स। उन्होंने ये कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स का पार्ट हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ एटम्स, कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होते हैं, उसका एक हिस्सा है, उसका एक टुकड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन्स एटम के जिगर का टुकड़ा होते हैं। नंबर 2, द क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम मस्ट बी सेम सिंस द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, मैंने अभी जो लाइन बोली आप उसको एज सच नोट कर लीजिए, ये इक्वल हैं, आपके नोट्स बनते जाएंगे। द क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम as a whole in an atom remains equal because atom as a whole is always neutral. So with these two results he gave the first picture of atom and proposed his theory called Thomson's atomic theory and I'm going to write the postulates of Thomson's atomic theory कि क्या क्या उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कहा, तो उनकी कहानी के कौन कौन से किरदार थे उनकी हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमसन सेड ईच एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ईच एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम इलेक्ट्रॉन्स। तो ये उनकी थ्योरी का पहला पोस्टुलेट था। दूसरे के अंदर उन्होंने कहा कि सिंस एटम एज अ होल इज न्यूट्रल सो देयर मस्ट आल्सो बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द एटम सच दैट नेट चार्ज ऑन एन एटम इज जीरो। सो अगले पॉइंट में वो कहते हैं कि सिंस एन एटम एज अ होल, एटम as a whole is neutral। अब क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। सो देयर मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सो देयर मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और कितनी अमाउंट में, जितनी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उतनी अमाउंट में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए इन द एटम सच दैट एटम एज अ होल बिकम्स न्यूट्रल। इनइक्वालिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज सच दैट नेट चार्ज ऑन एन एटम बिकम्स जीरो।
ये तो वही जो दो रिजल्ट उन्होंने ऑब्जर्व किए, उन्हीं दो रिजल्ट्स के बेस पे उन्होंने ये वाले दो पॉस्टुलेट तो दे दिए। अब अगले वाले बड़े खतरनाक हैं जिसके अंदर उन्होंने पूरी स्ट्रक्चर की बात की। सो इन द थर्ड पॉस्टुलेट थॉमसन सेड एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अबाउट 10⁻⁻10 मीटर डायामीटर। आई एम गोइंग टू इरेज दीज 2 पॉइंट्स एंड राइटिंग नेक्स्ट पॉइंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वन, द की पॉइंट ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल या थॉमसन्स स्टैटिक वाटरमेलन मॉडल, जिसके अंदर उन्होंने कहा एन एटम इज अ स्फीयर। यहाँ देखिए बात हो गई है शेप की, एन एटम इज अ स्फीयर। इस एक पॉइंट के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं। एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मतलब सारी शेप वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है, एक जगह पे डिस्क्रीट नेचर का नहीं है, पूरे एटम में कहीं कहीं पर फैला हुआ है। एंड ऑफ अबाउट 10⁻⁻10 मीटर्स डायामीटर, ऑफ अबाउट 10⁻⁻10 मीटर्स डायामीटर। देखिए साइज भी यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है एटम का। एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अबाउट 10⁻⁻10 मीटर डायामीटर इन विच नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक प्लम्स इन पुडिंग। तो यहाँ वो बात करते हैं इन विच नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स called electrons, जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहा गया वो कहीं कहीं पर फंसे हुए थे। आर एम्बेडेड जस्ट लाइक प्लम्स इन पुडिंग। प्लम पुडिंग मॉडल इसीलिए तो कहा गया। सो जस्ट लाइक प्लम कुछ भी हो सकते हैं, ड्राई ग्रेप्स होते हैं ये, इन द पुडिंग। तो पुडिंग के अंदर जैसे प्लम कहीं पर फंसे होते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फंसे रहेंगे उस पॉजिटिव फ्लूइड के अंदर। दैट इज व्हाई दिस मॉडल इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। सो थॉमसन्स मॉडल इज कॉल्ड, थॉमसन्स मॉडल इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। सो इट वाज टर्म्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये उनके मैं कहूँ कि थ्योरी का थर्ड पॉस्टुलेट रहा जिसके अंदर उन्होंने सारी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया। एंड इन द फोर्थ पॉइंट थॉमसन सेड ही अज्यूम्ड दैट हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट देयर मीन पोजीशन कॉज द एमिशन ऑफ लाइट, क्योंकि उनके सामने क्वेश्चन ये था कि एटम से लाइट कहाँ से आती है। सो फोर्थ पॉस्टुलेट के अंदर वो कहते रहे थॉमसन अज्यूम्ड, उन्होंने अजम्पशन मानी, थॉमसन अज्यूम्ड दैट हार्मोनिक ऑसिलेशंस मतलब अपनी मीन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। बड़ी सिंपल सी वाइब्रेशन होती है अलोंग वन, मैं कहूँ कि स्ट्रेट लाइन वाइब्रेशंस जो उनको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कह देते हैं। और बार बार रेपिटेशन जो हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन है, जिसको हम हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं। तो थॉमसन ने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स हार्मोनिकली ऑसिलेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के आसपास, देन दे एमिट लाइट। सो हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट देयर मीन पोजीशन, about their mean position cause the emission of light, तो उन्होंने लाइट के एमिशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो ये 4 पॉस्टुलेट थे। इसके बाद 5वें पॉस्टुलेट में थॉमसन कहते हैं ही प्रेडिक्टेड इफ अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज पास थ्रू एटम इट सफर्ड ओनली अ स्मॉल डिफ्लेक्शन ड्यू टू वीक इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इट्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रीम को एटम में से पास करवाएं तो क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है, तो उसको बहुत ज़्यादा रिपल्शन नहीं मिलेगी और बड़ी कम रिपल्शन से वो आगे निकल जाएंगे। सो नेक्स्ट मैं कहूँ कि थॉमसन
थॉमसन ने प्रिडिक्ट किया कि अगर आप अल्फा पार्टिकल्स को फॉल करवाते हैं, इफ अ बीम ऑफ अल्फा particles is made to fall on an atom or is passed through an atom, कुछ भी आप कह सकते हैं कि जब आपने उसको एटम में से पास करवाया तो उसको कोई बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं मिलती है. इट सफ़र्स ओनली अ वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन, इट सफ़र्स वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन. और ये स्मॉल डिफ्लेक्शन क्यों मिलती है? क्योंकि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है ड्यू टू वीक इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्सेस, कूलम्स फोर्स क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, बिकॉज वो दोनों चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है, वीक इलेक्ट्रिक फोर्सेस. और ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ होती है? एटम और अल्फा पार्टिकल के बीच में. वीक इलेक्ट्रिक फोर्सेस exerted by पॉजिटिव चार्ज इन एटम, कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो फैला हुआ है बेचारा, एक जगह पे अकोमुलेटेड नहीं है, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो धक्का मार सके, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. तो ये पॉस्टुलेट्स थे थॉमसन की थ्योरी के. कमिंग ऑन टू इट्स सक्सेसेस, देखिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि थॉमसन्स मॉडल आज भी आपकी बुक्स के अंदर होता है, आज भी आपको पढ़ना पड़ता है. एंड सम यूनिवर्सिटीज़ के, सम बोर्ड्स के +1 2 में सिलेबस में भी ये रहता है. जब ये मॉडल हमें पता है कि डिस्कार्ड हो गया भैया, आज की डेट में हम बोर्ड्स थ्योरी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, वी डोंट यूज़ थॉमसन्स मॉडल, स्टिल आपके मैं कहूँ कि सिलेबस के अंदर ये रहता है. व्हाट माइट बी द रीज़न? होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं, कुछ भी हैं, तो आप ये कबाड़ में निकाल देते हैं, इसको भी निकाल के फेंक दो, इसको भी फेंक दो, इसको भी फेंक दो. बट हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि इसकी कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, चलो इसको रख लो, इसकी कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, चलो इसको रख लो. सो एग्जैक्टली इन द सेम वे कि अगर थॉमसन्स मॉडल आपकी बुक में है तो कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ रही होगी. मीन्स देयर मस्ट बी सम सक्सेसेस ऑफ दिस मॉडल एंड व्हाट आर दोज. अब मैं फिर से कहूँगी कि मैं बोलती जाऊँगी, आप प्लीज़ लिखते जाइए, क्योंकि मैं बोल बोल के यहाँ लिखूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और बिना मतलब कि मुझे लगता है कि वीडियो को लंबे करने का कोई मतलब नहीं है. पॉस्टुलेट्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने साथ साथ लिख भी दिए, और सक्सेसेस और फेलर्स आपको पता होने चाहिए. मैं बोलती जाऊंगी, आप लिखते जाइए, वीडियो की स्पीड को स्लो करके, और आपके बड़े अच्छे मैं कहूँ कि नोट्स बन जाएंगे थॉमसन्स मॉडल तक के. रदरफोर्ड मॉडल हम लेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर, और उसके बाद हम जाएंगे बोहर्स थ्योरी पे. तो सक्सेसेस ऑफ थॉमसन्स मॉडल में जो फर्स्ट सक्सेस रही, ही वॉज एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. पहली बात, थॉमसन ने एग्जैक्ट अमाउंट इलेक्ट्रॉन्स की हमें बता दी कि भैया एटम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और इतने हो सकते हैं. और सेकेंड सक्सेस ऑफ थॉमसन्स मॉडल वाज द वे इन विच द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय थॉमसन, और आई मे से ही प्रूव्ड द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम. इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके उन्होंने हमें दिए, एटम की न्यूट्रलिटी उन्होंने हमें दी. दूसरे नंबर में मैंने बात की एटम की न्यूट्रलिटी की. सो दिस वाज सक्सेस ऑफ थॉमसन्स मॉडल. And in the third point, I will say this model satisfactorily explain as to how if we will heat a substance, it start emitting radiating light. कि अगर आप किसी substance को heat करते हैं then it starts radiating light, और वो कैसे light radiate करता है इसको explain किया none other than Thomson. तो ये successes रही Thomson's model की. और अब मैं कहूँ कि इस कहानी के लूप होल्स क्या रहे, क्यों ये बेचारी कमज़ोर थी और लड़खड़ा के गिर पड़ी और आज भी वैसाखियों के सहारे ही चल रही है. तो वो लिमिटेशंस, कमिंग ऑन टू लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल. और अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो फिर से मैं कहूंगी कि मैं बोलती जाऊंगी, आप लिखते जाइए. Number 1, it could not explain the origin of several discrete spectral lines in case of hydrogen and other atoms. Spectral lines क्या होती हैं कि जैसे ही आप वेवलेंथ, इंटेंसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ग्राफ लेते हैं, आपको बहुत सारी लाइंस मिलती हैं. तो ये जो लाइंस क्यों एग्जिस्ट करती हैं, क्या इनकी एग्जिस्टेंस रही, क्या इनके रीजंस हैं, दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय थॉमसन्स मॉडल. एंड सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन्स मॉडल वाज द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट
कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड. So Thomson suggested in 1911 that his model just can't answer how and why alpha ray scattering should take place on the basis of his atomic model. तो उसके बाद कहानी आएगी रदरफोर्ड की, क्योंकि रदरफोर्ड थॉमसन के ही पीएचडी स्टूडेंट थे, तो उन्होंने उनकी गाइडेंस के अंदर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और उस एक्सपेरिमेंट के जब रिजल्ट्स आए एंड ही हिमसेल्फ केम फॉरवर्ड एंड डिस्कार्डेड हिज मॉडल, तो उनकी ये महानता थी कि उन्होंने खुद ही अपने मॉडल को डिस्कार्ड किया और अपने स्टूडेंट को आगे किया कि चलो ये काम किया जाए. तो थोड़ा लंबा है रदरफोर्ड मॉडल, जिसको हम अपने अगले लेक्चर के अंदर लेंगे. थैंक यू सो मच.